मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बायोमोलिक्यूल्स में क्लासेस चली हुई हैं उसमें एंजाइम पे डिस्कशन करेंगे। एंजाइम का आज पार्ट फर्स्ट है। बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम पे डिस्कशन करेंगे आज हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन जो हैं वो इस यूनिट से आते हैं और बहुत बार बच्चे क्या आते हैं इस यूनिट पे आके अटक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ये बोरिंग सा फील होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग उन्होंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं कि एंजाइम को अब हम एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ सकते हैं। इसमें केमिकल इक्वेशंस हैं, कुछ इक्वेशंस में पजल हो जाते हैं तो उनको वैसे ही कंफ्यूजन होता है। तो ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आप ज्यादा इक्वेशन में जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की स्टोरी समझे, एंजाइम किस तरीके से काम करता है, क्या क्या किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चा मेंस की तैयारी करेगा तब जाके आपको जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उनको देखना होगा कि इक्वेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं किस तरीके से। वो मैं जब मेंस की तैयारी करवाऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको मेन पर्सपेक्टिव से ही उन चीजों को प्रिपेयर करवाऊंगा। एंजाइम पे अब देखिए, एंजाइम एक कैटालिटिक सब्सटेंस है, कैटालिटिक है। तो कोई भी चीज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये सभी को पता है, बीएससी 12th एमएससी में हम सभी यही करते आए हैं, तो इन चीजों को तो बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब बनता है तो एंजाइम जब यहां पे प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब कोई रिएक्शन मान के चलिए विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम कोई रिएक्शन इट विल टेक 30 डेज। ठीक है ना, अगर आपका एंजाइम प्रेजेंट है रिएक्शन में तो इट में कंप्लीट विद इन 1 आवर। ठीक है, विद इन 1 आवर, सो दैट द एंजाइम नेवर कंज्यूम इन द रिएक्शन। जो एंजाइम है वो रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता है, नेवर कंज्यूम। ठीक है, दूसरा एंजाइम और प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन नेचर का है। ठीक है, प्रोटीन नेचर का है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटालिटिक, आप देखें जो एंजाइम है वो एक आपका बायो कैटलिस्ट है, कैटालिटिक सेंटर है, केमिकल रिएक्शन करवाता है, बायो कैटलिस्ट है, कैटालिटिक रिएक्शन कराता है, तो बायो कैटलिस्ट है ये। ठीक है ना, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें 3 इसकी प्रॉपर्टी है एंजाइम की। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि कैटालिटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक पावर है। स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक पावर है, कैसे करता है, जब 30 डेज का वर्क एक एंजाइम 1 घंटे में कर देता है तो हाउ इट इज पॉसिबल। जब किसी भी सब्सटेंस की, जब सब्सटेंस प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, बहुत एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, दैट सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वेरी हाई रिक्वायरमेंट होती है। whenever the enzyme is present, whenever enzyme is present, जब सेकंड केस में जब एंजाइम प्रेजेंट है तो दैट एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, या ये बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी दैट कम डाउन। ठीक है, जो बैरियर होता है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में चेंज करने का, बैरियर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बैरियर को क्या है वो नीचे लेके आता है, डिक्रीजिंग उसमें लेके आता है सिचुएशन में, तो डेफिनेटली दैट इज एंजाइम। तो एंजाइम की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इट चेंज ओनली द रेट एट विच, अब सबसे क्या, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, डाउन किया, लोअर किया। विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई because that activation energy became the barrier between the substrate to product. But in case of if enzyme is present, this activation energy come down. That activation energy is lower in compared to the when enzyme is not present. So this is the property of enzyme. कुछ
एक ऐसा एंजाइम है, एक्सेप्शन केस है। मैंने एक कोटेशन आपको बताई थी लास्ट क्लास में, वी डिस्कस लॉट अबाउट दैट वन। ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है ना। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, एक्सेप्शन है राइबोजाइम, ये एक्सेप्शनल है, याद रखना, ठीक है ना, राइबोजाइम। तो मोस्टली जो आपके एंजाइम है वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कैटालिसिस पे जिसने वर्क किया था कि ये कोई चीज है, जो कोई सब्सटेंसेस है जो वर्क कर रहा है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट एंड दैट इज कैटालिस्ट, दैट इज कैटालिस्ट। फर्स्ट नेम दैट कैटालिस्ट गिवन बाय द Berzelius in year 1836। तो कैटलिस्ट इनको भी नहीं पता था कि इसको एंजाइम नाम दिया जाएगा या एंजाइम नाम है इसका, बट ही हैज गिवन द नेम ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन। सेकंड, जो नेम गिवन बाय दिस कैटलिस्ट एज एंजाइम जिसने नाम दिया, दैट इज कून इन द ईयर ऑफ 1878। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एंजाइम है दैट नेम गिवन बाय द विच साइंटिस्ट, ठीक है ना। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, अब इसको चेंज किया, बकनर जो था, बकनर ने 1883 में, जो थर्ड है 1883 में क्या किया, आइसोलेट किया एंजाइम सिस्टम को फ्रॉम सेल्फ फ्री सिस्टम, जो सेल्फ फ्री एक्सट्रैक्ट है ऑफ यीस्ट से, उससे एंजाइम को आइसोलेट किया। एंजाइम को क्या किया, एंजाइम आइसोलेशन किया। सेल्फ फ्री सिस्टम ऑफ यीस्ट, सेल्फ फ्री सिस्टम ऑफ यीस्ट, ठीक है। यहां से एंजाइम को आइसोलेट 1883 में बकनर ने किया, और तब से क्या है, एंजाइम पे काफी वर्क हुआ और एंजाइम एक अच्छी खासी लाइमलाइट में आया। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च है एंजाइम पे की गई, तब से इसका नाम एंजाइम की डेफिनेटली जो उन्होंने नाम दिया था 1878 में, तो डेफिनेटली दैट इज एंजाइम विच वर्क ऑन सबस्ट्रेट दैट कन्वर्ट दिस सबस्टेंस इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। पहला अगर हम एंजाइम की बात करते हैं, फर्स्ट एंजाइम जो था डिस्कवर किया गया था या आइसोलेट किया गया था, एंड दैट इज इन ईयर 1926, यूरेस, ठीक है ना। यूरेस जो है उसको डिस्कवर किया था, एंड साइंटिस्ट इज समनर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, आइसोलेट किया था, एंड देन दिस आइसोलेशन डन बाय दी समनर, आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस यूरेस एंजाइम इन ईयर 1926, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया फ्रीडम की तरफ दौड़ रहा था, इंडिपेंडेंस की तरफ दौड़ रहा था, एंड गांधी जी वॉज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम, एंड दैट टाइम वॉज द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, एंड द लॉट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द वेस्ट कंट्रीज, they are doing their development in the science. One is the enzyme isolation and crystallization, and India at that time they are struggling with the what, freedom. So this is scientific community, they doing their work very silently. क्या होता है, जो साइंटिस्ट है वो लैब में अपना काम करते रहते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन लोगों की वजह से अगर हम देखें कि जो साइंटिफिक वर्क की वजह से आज हमें पता है कि एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पे कट करता है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डेफिनेटली
इसकी वजह से होगी, या ये एंजाइम इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, कोई डिजीज हुई है, लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या एंजाइम होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या एंजाइम होगा. सो दिस वर्क डन बाय दिस साइंटिस्ट. नाउ अब मैं बात करूं स्पेसिफिकली जो एंजाइम है, दैट नेम जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने दिया, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नाम आया, उसमें क्या था कि हम एंजाइम यूरेज, जो यूरेज है, यहां से देखिए जितने भी एंजाइम हैं उनके आप सुफिक्स में देखेंगे एज लगा मिलेगा आपको. ठीक है, क्यों? दैट बेसिस ऑन द सबस्ट्रेट. सपोज लैक्टोज, ओज से आपको यहां पे पता लग रहा है कि दैट इज सैकराइड, शुगर. ठीक है ना. लैक्टोज कन्वर्ट इनटू लैक्टेज बाय convert into the product. ठीक है, बाय द एंजाइम लैक्टेज. ठीक है, लैक्टोज के दो सब यूनिट होती हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, तो दिस इज डाइसैकराइड शुगर. डाइसैकराइड, ये डाइसैकराइड शुगर है. तो डाइसैकराइड शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट एंजाइम इज लैक्टेज. तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो डिफाइन करता है कि वो एंजाइम किस टाइप का है या उसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा. जस्ट उसके जो सफिक्स है लास्ट में, सफिक्स क्या आता है, एज ऐड कर देते हैं उसमें. दैट लैक्टोज, लैक्ट और ओज को हटा पे लैक्टेज हो गया. तो डेफिनेटली दैट इज एंजाइम दैट वर्क ऑन द लैक्टोज. ठीक है ना. उसी तरीके से अगर लिपिड पे कोई एंजाइम काम करेगा, लिपिड पे काम करेगा, लिपिड पे वर्क करने वाले एंजाइम को हम बोलेंगे लाइपेज. प्रोटीन पे काम करने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे, प्रोटीएज. एज यहां पे क्या आप देखिए लास्ट में सुफिक्स, एज इन द फॉर्म ऑफ सुफिक्स हियर. एंड न्यूक्लिक एसिड पे जो काम करेगा एंजाइम दैट इज न्यूक्लिएज. ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस. अब मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं. देयर आर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम. मेरी पर्सनली जो एस्पायरेंट्स ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, खूब लगा रहे हैं. हो सकता है कुछ बच्चे, देखिए सबकी स्ट्रेटजी क्या होती है, अलग अलग होती है. कुछ बच्चे क्या है डायरेक्टली प्री के साथ साथ मेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीजों को. बट क्या होता है ना, बुक उठा के बैठ जाते हैं, टी पामर होगी या लेनिंजर होगी, उनमें डेफिनेटली क्या होता है आपका ज्यादा टाइम, क्योंकि प्री एग्जाम में जो चीजें स्क्रीनिंग टेस्ट में जो एग्जाम पूछी जा रही हैं वो हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं. तो आप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक लीजिए, यहां से आप कंसेप्ट क्लियर करें, देन बुक में रीड करके देखिए. कुछ न कुछ पॉइंट आपको क्या है ये लगेगा कि हाँ अगर मैंने वीडियो लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली मेरे को जो बुक की कवरेज है वो अच्छी आ रही है. लेकिन ज्यादा टाइम किसी बुक को देना तो डेफिनेटली यू आर जस्ट व्हाट डूइंग, वेस्टिंग योर टाइम. सेकेंडली अब यू आर फोकसिंग ओनली 1 यूनिट. जो रेस्ट है वो डेफिनेटली आप उनको कम टाइम देंगे तो वहां पे मार्क्स की क्या है, आपको इक्विलिब्रियम बना के रखना है, सभी यूनिट को इक्वल टाइम देना है. मैं बात करूं 6 मेजर क्लासेस हैं, 6 मेजर क्लासेस एंजाइम की. कमीशन जो एंजाइम कमीशन है, उन्होंने कमीशन को स्पेसिफिकली क्या है 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एंड दैट 6 क्लासेस इज, मैं निमोनिक करता हूं ऑर्थलीन, ये निमोनिक है मेरा याद करने का. ऑक्सीडो रिडक्टेज सभी को पता है. देन आपका ट्रांसफरेज, ठीक है, हाइड्रोलेज, ठीक है, आपका लाइज, आइसोमेरेज एंड देन लाइगेज. ये 6 एंजाइम हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है. लेकिन कमीशन ने क्या किया, एंजाइम कमीशन ने क्या किया, इन स्पेसिफिक एंजाइम को 4 डिजिट नंबर दे दिया. किसी भी एंजाइम को अगर आप डिनोट करना है, अगर उसमें स्पीसीज, अदर स्पीसीज और सब स्पीसीज अगर आइडेंटिफाई होते हैं, सब स्पीसीज आइडेंटिफाई होते हैं उस एंजाइम में, तो क्या कमीशन ने 4 डिजिट कोड दिया एक एंजाइम को. 4 डिजिट कोड के अकॉर्डिंग ही उस एंजाइम को जाना जाएगा.
अगर आपको ऑक्सीडो रिडक्टेज में कोई एंजाइम आज डिस्कवर होता है तो डेफिनेटली दैट विल बी इन द 4 डिजिट ऑफ दैट ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज की जो पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन दैट नेक्स्ट एंजाइम व्हाटएवर द एंजाइम इज डिस्कवर्ड राइट नाउ, तो दैट फिट इनटू दिस 4 डिजिट कोड। ठीक है ना, कोई 4 डिजिट कोड होगा, सपोज मैं ऑक्सीडो रिडक्टेज 1.1.2, सो ये कोड डिनोट करेगा कि 1 पोजीशन पे है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, देन फर्दर सब जो सब स्पीसीज है, देन फर्दर है, देन फाइनली है। तो इस तरीके से क्या है, एंजाइम कमीशन ने 4 डिजिट कोड दिया, इनका भी 4 डिजिट कोड होगा, इनका भी 4 डिजिट, दैट इज डिफरेंट फॉर द ईच एंड एवरी एंजाइम। ये जो भी एंजाइम है उनकी क्या है, स्पेसिफिकली क्या है, डिफरेंट होगी, जो स्पेसिफिसिटी है या आप अकॉर्डिंग उनको क्या नंबर डिफरेंट दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं एंजाइम है क्या चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कैसे, इनके फंक्शन बताऊंगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्या काम है, लाइस के क्या है, एक एक यूनिट में, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, एंजाइम्स हम डिस्कस करें। दिस इज एंजाइम दैट वर्क ऑन सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट पे वर्क करता है विदाउट देयर कंजप्शन। रिएक्शन में एंजाइम क्या है, कंज्यूम नहीं होता है, दैट अगेन रिएक्ट in another substance or same or whatever the substance we have taken. So this enzyme that is proteinous in nature, that enzyme have important unit, और नॉर्मली हम एंजाइम को जब कंप्लीट एक एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। अब एंजाइम में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, इफ दिस होलो एंजाइम दैट मेड अप ऑफ एपो एंजाइम and second is cofactor। ठीक है, if only the proteinous part is there, protein part is there, then it is a apoenzyme। समझ में आया। होलो एंजाइम क्या है, दिस होलो एंजाइम मेड अप ऑफ 2 पार्ट, one is apoenzyme and second is a cofactor। Got it? क्या ये cofactor। so this is होलो एंजाइम, यहाँ पे होलो एंजाइम है। Apoenzyme, if there is no cofactor, so this is apoenzyme, only the protein part of this enzyme is apoenzyme। if there is cofactor, so that complete make the whole enzyme and that is active enzyme। cofactor is 2 type, if this is organic molecule, if there is a organic molecule or organic substance, ठीक है, देन व्हाट वी कॉल इट एज ए कोएंजाइम। अगर ये कोफैक्टर आपका, कोफैक्टर अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या आपका सब्सटेंस है, सो डेफिनेटली दिस इज कोएंजाइम। एग्जांपल, मोस्ट जो वाटर सोल्यूबल एंजाइम्स हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, बी वाटर सोल्यूबल जो है बी एंड सी, ठीक है ना, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मोस्ट ऑफ दिस विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट वर्क एज ए कोएंजाइम, दैट वर्क एज ए कोएंजाइम। एग्जांपल, अब पहला कोएंजाइम की बात करें, थायमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, ठीक है ना, थायमिन पायरोफॉस्फेट, राइबोफ्लेविन में आप कौन कौन से कोएंजाइम होंगे, थायमिन पायरोफॉस्फेट, पीपी, कहां से आता है, विटामिन B1 से आता है, ठीक है ना। आप बात करिए B5 पेंटोथेनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, आपका B6 जो है, B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये भी एक इसका काम करता है, कोएंजाइम का काम करता है। नेड निकोटीन अमाइड, NADP, फेड, ठीक है ना, ये आपके कोएंजाइम का काम करते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, सो डेफिनेटली वी कॉल इट, कोफैक्टर हैं बट अगर ऑर्गेनिक हैं देन वी कॉल इट एज ए कोएंजाइम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका विटामिन
जो आपके वाटर सोल्युबल विटामिन है बी और सी। आप पेंटाथेनिक एसिड की बात करें, पेंटाथेनिक एसिड क्या देता है, कोएंजाइम ए देता है। कोएंजाइम आपने भी लिखा है, आप हमेशा लिखते भी हैं, को ए लिखते हैं। ये को ए क्या है, एसिटाइल को ए, देखा होगा आपने एसिटाइल को ए लिखा, तो दिस को ए इज ए कोएंजाइम। थायमिन पायरोफॉस्फेट B1 देता है, B6 पायरिडोक्सिल फॉस्फेट देता है, आपका NAD नियासिन देता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फैट जो है आपका B2 देता है, ये फैट जो है विटामिन B2 देता है, राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोफैक्टर का काम करते हैं। जब ये एंजाइम से या जो एपोप्रोटीन से जब ऐड हो जाते हैं तो ये होलो एंजाइम होता है, दैट इज एक्टिव एंजाइम। Now, other is मेटल आयन। मेटल आयन, अब कोफैक्टर में मेटल आयन भी हो सकते हैं यहाँ पे। अब मेटल आयन दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। मेटल आयन की प्रॉपर्टी से ही हम किसी एंजाइम को डिफाइन करते हैं। वन इज मेटलो एंजाइम, एंड सेकंड इज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। मेटल एक्टिवेटेड मेटलोजाइम, व्हाट इज मेटलोजाइम, उस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी। मेटलोजाइम वो एक एंजाइम है जो विदाउट मेटल आयन वर्क नहीं करता। इट मींस दैट मेटल आयन इज एम्बेडेड इनसाइड दिस एंजाइम। मेटल जो आयन है दैट इज एम्बेडेड इन द इनसाइड पोर्शन ऑफ दिस एंजाइम, सो दिस इज मेटलोजाइम, ठीक है। मेटल आयन इज एम्बेडेड इनसाइड द मेटल दिस एंजाइम, सो दिस इज मेटलोजाइम। विदाउट दिस एंजाइम विल नॉट वर्क एंड दैट वर्क एज ए एपोएंजाइम, ठीक है। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, मेटल एग्जांपल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है उसमें आपने देखा होगा डाइनाइट्रोजनेज, डाइनाइट्रोजनेज रेडटेस एंड सिंपल डाइनाइट्रोजनेज। ये दो एंजाइम हैं जो दोनों की दोनों क्या है, मेटलोजाइम है। और बहुत सारे भी हैं जिन पे मैं डिस्कस करने अभी मैं करूंगा। उसके बाद आता है आपका, अगर मैं बात करूं दूसरा क्या है, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम क्या है। इनको क्या है कि सॉल्यूशन में एक एंजाइम है, एपोजाइम है, ये एपो एंजाइम है। यहाँ पे सिर्फ Mn2 पॉजिटिव या मेटल 1 सिंगल पॉजिटिव, इनको सॉल्यूशन में रिक्वायरमेंट है जस्ट फॉर देयर एक्टिविटी, ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी, ठीक है ना। मेटल की जो साइट है इनसाइड में वो कहीं भी एम्बेडेड नहीं होते। Whenever they bind with this enzyme at outer surface, that enzyme became the hollow enzyme and that work. Whenever they separate apart from this enzyme, so this enzyme became the apoenzyme. So activity, that is, it means if there is a very less concentration of this metal ion, enzyme definitely work, because this metal ion, this enzyme need only the single metal atom. So this metal activated enzyme is enzyme, whenever the metal is present in the solution, this enzyme will work very efficiently. Whenever the concentration is very low or very I can say that diminished concentration, very few metal is there, the metal activated enzyme also work. So in this case we can say that metal activated enzyme work very efficiently if metal ion is present. If metal ion is not present, somehow it will work very slowly, ठीक है ना। So metal activated means it work very fast. So few example is there. Suppose मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा आपका इंपॉर्टेंट जो यूरेज है, इसको रिक्वायरमेंट है निकल आयन की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेनेवर निकल इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन,
सो डेफिनेटली देयर एफिशिएंसी विल इंक्रीज वेरी फास्ट। ठीक है, वैसे ये वर्क करता है एंजाइम, नो प्रॉब्लम। whenever the nickel is more in the solution, so their efficiency of this enzyme will increase very fast. So this is metal activated enzyme। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं भी बताता हूं, काफी एग्जाम में आया भी है ये। ठीक है, अब ये थे आपका एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, whenever any कोएंजाइम या कोफैक्टर, अब बात करें कोफैक्टर, कोवलेंटली बाइंड विद दिस एपो एंजाइम, एपो एंजाइम से जब ये कोफैक्टर या कोएंजाइम कोवलेंटली बॉन्ड बना ले एंड स्ट्रांगली बाउंड। ठीक है, और स्पेसिफिकली कोफैक्टर, कोफैक्टर स्पेसिफिकली कोफैक्टर एंड उनमें भी आपका मेटल आयन, whenever this metal ion strongly bound with this apo enzyme, so that became the prosthetic group, prosthetic group। ठीक है, ये याद रखना इस चीज को। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, यहां पे एक लाइन में डिफाइन किया गया है, आप कैसे इन चीजों को देखते हैं। प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है, कोफैक्टर विच आर टाइटली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली। यहां पे क्या होगा, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है या वो नॉन कोवलेंट, नॉन कोवलेंट या आपका कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और वो स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है यहाँ पे एपो एंजाइम को। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दैट इज कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली बाइंड करता है, नॉन कोवलेंटली। ठीक है, नॉन कोवलेंटली बाइंड करता है, और स्पेसिफिकली मेटल आयन, मैंने बोला स्पेसिफिकली आपका मेटल आयन अगर प्रेजेंट है, सो दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, स्ट्रांगली उसको होल्ड करता है एंजाइम को। नाउ फ्यू एग्जांपल इज देयर, द एंजाइम विच इज मेटल एक्टिवेटेड और मेटलो बोल सकते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, दिस आर काफी एग्जाम में पूछा गया है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। पहले मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो Fe से एक्टिवेट होते हैं, Fe दैट इज Fe2 पॉजिटिव, फेरस एंड फेरिक, इनसे जो एक्टिवेट होते हैं, फेरस एंड फेरिक आयन, इनसे जो एक्टिवेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, काफी एग्जाम में पूछा गया है। आप जब क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, और कोरी साइकिल पढ़ेंगे, या आप यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, और आपका फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो इन एंजाइम पे और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो एंजाइम है, जो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम है, उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, कई बार मेटल जो है वो इनहिबिटर भी होता है इन एंजाइम का, उन पे भी हम किसी जो लास्ट जो भी कोई क्लास होगी इस तरीके की, जब हम कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करेंगे, या ये मान लें आप डाइजेशन सिस्टम पे आएंगे, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उन पे वर्क करेंगे। फेरस और फेरिक से जो इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिवेटेड है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जितने भी ऑक्सीडेज एंजाइम हैं वो फेरस और फेरिक ऑक्सीडेज, मोस्ट ऑफ टाइम की बात की मैंने, 99% यह है, फेरस और फेरिक आयन की रिक्वायरमेंट इनको होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पहला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, परऑक्सीडेज, ठीक है, कैटालेज, ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम है जिनको फेरस और फेरिक आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेटल एक्टिवेटेड है ये। आपका परऑक्सीडेज, जेंथिन ऑक्सीडेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जेंथिन ऑक्सीडेज, ये न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन में काम करता है। ठीक है ना, कैटालेज, परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फेरस और फेरिक। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लाइसाइल ऑक्सीडेज, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एसओडी। अब मैं बात करूं कॉपर आयन की, सबसे इंपॉर्टेंट है, एसओडी में रिक्वायरमेंट होते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। दूसरा लाइसाइल ऑक्सीडेज, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लाइसाइल ऑक्सीडेज इलास्टिन में यूज किया जाता है। इलास्टिन जब पॉलीमर बनाता है या इलास्टिन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है,
या उनकी जो एसोसिएशन होती है, क्रॉस ब्रिजिंग बनती है, तो लाइसाइल ऑक्सीडेज नीडेड एट दैट टाइम एंड दैट इज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, दैट इज कोपराइल। ठीक है। थर्ड इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को देखो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को Fe भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको कॉपर भी चाहिए और आपको फेरस या फेरिकाइन भी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल एंजाइम है, उन पे आप बात करें, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको एक बार जरूर देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जिंक, जिंक में काफी एग्जाम में पूछा गया है। और जब क्रैब साइकिल और जो ये जब हम साइकिलिंग करेंगे तब देखेंगे कि जो रेट है उनको पॉइजन दी जाती है, ठीक है ना। तो वो जो पॉइजन दिए जाते हैं, रेट किलर बोलते हैं, वो किस एंजाइम पे टारगेट करता है और कहां पे वो इनहिबिट करता है। वो एंजाइम पे जब टारगेट करेंगे इस तरीके की रेट किलर, तो डेफिनेटली वो एंजाइम के कोफैक्टर पे बाइंड करते हैं, कोफैक्टर को ट्रैप कर लेते हैं। जब कोफैक्टर को वो ट्रैप करेंगे तो एंजाइम क्या रह जाएगा, एपो एंजाइम रह जाएगा, और एपो एंजाइम रहने का एंजाइम विल नॉट बी एक्टिव and there is no further reaction in the body. Definitely the rat will die after some time due to this inactivation of this enzyme. Got it? तो आपको एक पूरी स्टोरी समझनी चाहिए, शॉर्ट में समझो इन चीजों को। एंड मेटल को ट्रैप करेगा रेट किलर, जो भी सब्सटेंसेस हैं, मेटल को जब ट्रैप कर लेगा तो एपो एंजाइम हुआ, एपो एंजाइम विल नॉट वर्क वेरी एफिशिएंटली, ठीक है ना, और वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। आफ्टर सम टाइम रेट विल किल बिकॉज देयर इज ए नो प्रोसेसिंग ऑफ द फूड इनसाइड द सेल, देयर इज ए नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। गॉट इट? वन इंपॉर्टेंट इज द जिंक, जिंक पे मैं बात कर रहा था। जिंक मेटल एक्टिवेशन के लिए चाहिए यहां पे जिंक। सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज आपका कार्बोनिक ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, and third is very important, that is carboxypeptidase, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, आप इस एंजाइम को देखिए कहां होता है आपका। आप अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो आप एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का फंक्शन किस यूनिट में है, किस चैप्टर में है, क्या वो क्रैब साइकिल में है, क्या वो ग्लाइकोलाइसिस में है, मतलब जो मैं बता रहा हूं, क्या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में है, ठीक है ना, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में है, तो मुझे बताइए वो है कहां एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के अगर जिंक की ट्रैपिंग हो रही है तो डेफिनेटली एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज विल नॉट वर्क एंड आफ्टर सम टाइम ऑर्गेनिज्म विल डाई। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। एंड फोर्थ इज के, पोटेशियम के आयन, एक एंजाइम है जो मेटल एक्टिवेटेड है पोटेशियम, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। गॉट इट? वन इज मोलिब्डेनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी डिस्कस किया था। और नाइट्रोजन फिक्सेशन डेफिनेटली एक क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पर, बच्चे वहां पे कंफ्यूज रहते हैं। मोलिब्डेनम, डाइनाइट्रोजनेज, डाइनाइट्रोजनेज है ना, आप देखें वो 3 टाइप का है, डिपेंड ऑन मेटल, जो मेटल रिक्वायरमेंट है। मोलिब्डेनम भी हो सकता है वहां पे, वेनेडियम भी हो सकता है, ठीक है, और एक थर्ड है वो आप मुझे बताएंगे वो क्या हो सकता है। उसी बेसिस पे हम डाइनाइट्रोजनेज को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, या थर्ड एक टाइप का मेटल है, तो उस पर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मोलिब्डेनम किस किस को, डाइनाइट्रोजनेज को और जेंथिन ऑक्सीडेज को, जेंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट इज सेलेनियम, सबसे इंपॉर्टेंट है।
सेलेनियम, मेटल सेलेनियम रिक्वायरमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। सेल का जो साइटोसोल है उसमें रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ग्लूटाथायोन का रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज की को रिक्वायरमेंट है सेलेनियम की, तो दिस इज मेटल एक्टिवेटेड, दिस इज मेटल which is required for glutathione peroxidase and this is metal activated enzyme। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं हम इंपॉर्टेंट निकिल, निकिल की मैंने बता चुका हूं। Mn, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, दोनों में कंफ्यूजन होता है और बार बार इन्हीं से बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि वो ताकि कंफ्यूज हो जाए, काफी एग्जाम में पूछा जाए। दोनों पे मैंने लास्ट में रखा है ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें, वरना मैं बीच में भी उसको मैं करवा देता। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन के लिए कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम जो मेटल है, एटम है, वो किस किस एंजाइम को रिक्वायरमेंट है। हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, देखिए हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, ठीक है, और आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक, ये तीनों के तीनों एंजाइम मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। इनोलेज है, ग्लाइकोलाइसिस में तीनों अवेलेबल होते हैं एंजाइम, ये ध्यान रखना। हेक्सोकाइनेज है, इनोलेज है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है। उसके बाद है मैंगनीज, ये मैग्नीशियम है, ये मैंगनीज है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इनोलेज, इनोलेज को दोनों चाहिए, या तो आपका Mg2 आयन या आपका Mn2 आयन, दोनों इनोलेज को रिक्वायरमेंट है। Mg आयन भी चाहिए और Mn आयन भी चाहिए। दिस इज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, गॉट इट। एंड सेकंड इज द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, Mn के केस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये पायरुवेट को ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। पायरुवेट है तो उसको ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। पायरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, व्हेनेवर वी डू द कार्बोक्सिलेशन सो दिस कन्वर्ट इनटू ऑक्सलो एसीटेट, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, गॉट इट। सो दिस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज needed manganese ion. And third is arginase, अर्जिनेज, यूरिया साइकिल में अर्जिनेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिया साइकिल वी नीड द अर्जिनेज, सो दिस मैंगनीज एक्टिवेटेड एंजाइम 3 आर इंपॉर्टेंट, इनोलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, अर्जिनेज। But in case of magnesium, hexokinase, metal activated enzyme, इनोलेज and glucose 6 phosphate. Don't confuse with this magnesium और manganese। तो आप इस क्लास में हमने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली फोकस करेंगे एंजाइम काइनेटिक पे, और आपका ये बेस यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके से एंजाइम वर्क करते हैं और हाउ दे ऑपरेट द रिएक्शंस। तो एंजाइम काफी चीजों पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर जो सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है, 3-4 चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड द इंपॉर्टेंट इज एंजाइम काइनेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। व्हेनेवर डू द एंजाइम यूनिट, तो डेफिनेटली समटाइम वी फॉरगेट दैट what is important for the examination perspective from the exam point of view। मैंने अभी मेटल एक्टिवेटेड और मेटलो एंजाइम पे डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम द एंजाइम पर्सपेक्टिव से, एंजाइम यूनिट से क्या होता है, एंजाइम काइनेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। दिस इज वन स्प्लैश पॉइंट
मेरा एक इस क्लास का अभी इस पार्ट का एंजाइम पार्ट 1 का लास्ट में आपको एक बूस्टर है, वो बूस्टर क्या है वो देखना है हमें कि किस तरीके से हम एंजाइम को कंप्लीट करेंगे। एंजाइम यूनिट को देखिए, एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रिवर्सिबल, सेकंड इज इरिवर्सिबल, ठीक है ना। इरिवर्सिबल इज ए सुसाइड टाइप, एक बार अटैक किया तो डेफिनेटली देयर इज नो चांस टू कम बैक। whenever any type of this inhibitor attack on the enzyme, so there is no chance that an inhibitor will come back from the enzyme. It will take the position of substrate active sites, जो जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, डेफिनेटली इट विल बाइंड टू दैट साइट और अदर देन दैट एक्टिव साइट। बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल inhibitor concentration that play the role for the reversible inhibitions. And reversible inhibition is, there is three type of reversible inhibition. One is competitive, other is non-competitive. I will do it in very I can say that very explanation way say, definitely I will explain this unit, this inhibition reversible, competitive, non-competitive and uncompetitive. You know, this in this competitive case, this inhibitor, inhibit what? Enzyme, because this enzyme have some pocket for the substrate, and this inhibitor will take that position. Got it? समझ में है? In this non-competitive inhibition, this inhibitor will bind to the substrate and either from other side of this substrate, means so there is a chance of that binding. This in non-competitive inhibition, the site of binding is maybe different. And how we do the differentiation between competitive, non-competitive and competitive on the basis of the Km and Vmax. So how, if in the case of competitive inhibition, this Km will increase. Whenever the Km will increase, so we need the more concentration of the substrate to overcome the inhibitor concentration, yeah, inhibitor. So got it? So this is the flash point. Definitely competitive, non-competitive and competitive will do in the same manner, and it will very helpful for the exam. हम डायरेक्टली टारगेट करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो होती है और बर्ग प्लॉट जो होता है, उसमें लाइन वीवर प्लॉट के साथ इन चीजों का एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वो लेफ्ट में जाएगी, कैसे वो डाउन जाएगी, कैसे वो राइट जाएगी, देन हाउ यू विल डिफाइन दैट वन, वेदर इट इज competitive, non-competitive and competitive. In what way this inhibitor, if the inhibitor bind with the enzyme only, enzyme substrate complex only and both, then how do we define that is a competitive, non-competitive and competitive. Definitely in the next class we'll do this enzyme kinetic very elaborately, and definitely I will explain the each and every angle of that enzyme kinetics with you. Stay tuned with Navita classes. Thank you all. Definitely हम जो अभी कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, एजुकेशन सिस्टम में अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, तो डेफिनेटली एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अपलिफ्ट होगा। और मेरी यही है आप लोगों के साथ, मैं भी आप लोगों के साथ यही चाहूंगा कि अगर आपके साथ में मैक्सिमम एफर्ट आपके साथ में लगा रहा हूं, तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू ऑल।